साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SPL लाइव लर्निंग पर। साथियों, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आपके सामने है, लेकिन उसे पाने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। इस तरह की बातें तो आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होंगी, लेकिन क्या दुनिया के कुछ प्रतिशत लोग इन बातों का फॉलो करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। आज हम आपको ऐसे देश में ले जाएंगे जो सब कुछ इंस्पायर कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिंगापुर ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? इतना छोटा देश होने के बावजूद भी उसने इतनी तरक्की कैसे की और ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? भारत की आजादी के 18 साल बाद आजाद हुआ ये देश आज भारत से 18 गुना से भी ज्यादा की तरक्की कर चुका है। सिर्फ एक ही वजह है कि यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार जो भी कदम उठाते हैं उसे पूरा करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जब भी देश के लोगों से कुछ भी अपील करती है तो देश के लोग उसे सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तभी तो इस देश ने इतनी तरक्की की। यहाँ इस देश का रहने वाला हर छठवां व्यक्ति करोड़पति है। आखिर इस देश ने इतनी तरक्की कैसे की, हम आपको बताते हैं सिंगापुर की तरक्की की वो कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर ये कैसे संभव हुआ? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटा दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हम आपको बता दें कि सिंगापुर की कुल आबादी लगभग 60 लाख है, जबकि इसके पास जो जमीन है वो सिर्फ 700 स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश में खाने पीने की सभी वस्तुएं इंडोनेशिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड से मंगाई जाती हैं। एक छोटा सा आइलैंड होने के बावजूद इस देश ने इतनी तरक्की कर ली कि एशिया में इसका तीसरे नंबर पर स्थान है, क्योंकि यहाँ के लोग इस देश को अपना घर मानते हैं और अपनी कमाई का 20% हिस्सा सरकार को खुशी खुशी देते हैं और यही 20% पैसा देश के नौनिहालों की शिक्षा और आवास या फिर देश की तरक्की पर खर्च किया जाता है। तभी तो ये देश सबसे अलग है। अब वो वजह बताते हैं जिसकी वजह से ये देश सभी से आगे निकल गया। आखिर क्या वजह है? इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इसने इतनी तरक्की की। हमें इस देश से क्या कुछ सीखने की जरूरत है? साथियों, जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश में भुखमरी, बेरोजगारी ने पैर पसार रखे थे। सिंगापुर के पास ना तो खेती योग्य जमीन थी और ना ही कोई खनिज संपदा। यहाँ इस देश की ज्यादातर आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में रहा करती थी, लेकिन आज अगर इस देश को देखें तो ये देश के सबसे महंगे देशों में शुमार होता है। आज इस देश के लोगों की तनख्वाह एशिया में तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर एशिया का सबसे महंगा शहर भी है। साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया था। 1944 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में जोरदार बमबारी हुई, जिससे यहाँ के बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो गए। जापान के कब्जे वाले दिनों में सिंगापुर की आबादी को तमाम प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। 1954 में ली कुआन यू ने पीपल्स पार्टी की स्थापना की और 1959 में चुनावों में पार्टी ने बहुमत हासिल किया। तब तक सिंगापुर अंग्रेजों के नियंत्रण से पूरी तरह से निकल चुका था और एक सुशासित राज्य बन गया था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सरकार का वो गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसके बाद 1965 में हिंसक संघर्ष के बाद सिंगापुर स्वतंत्र देश बना। तब इस देश के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे कि ये विकास कर सके। ज्यादातर लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को मजबूर थे। 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमेरिकी डॉलर थी। करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी, लेकिन उसके बावजूद सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक राष्ट्रीय उत्पादन में 15 गुना की वृद्धि की। पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू मानते थे कि आसपास के क्षेत्र के सभी देशों को पीछे छोड़ना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। This is my country. This is my life. This is my people. You will trample over us, over our dead bodies.
we dug our toes in, we built a nation. सिंगापुर की आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर फाइन लगाना शुरू कर दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए इस देश में कड़े कानून बनाए गए, जिनका असर भी देखा गया। यहाँ के लोगों की आय का 20% हिस्सा उन्हें सरकार में जमा करने के लिए कहा गया, जिसमें लोगों ने भरपूर साथ दिया। वहीं सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने पर बराबर तनख्वाह का प्रावधान रखा गया। वहीं मेरिट के आधार पर लोगों का चयन किया गया और ये देश दिनों दिन तरक्की करने लगा। सिंगापुर विश्व की 9वीं और एशिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों ने सिंगापुर को आधुनिक चमत्कार की संज्ञा दी। यहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधन यहीं के निवासी हैं। यहाँ पानी मलेशिया से, दूध फल सब्जियां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दाल चावल, वहीं अन्य वस्तुएं थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि से आयात की जाती हैं। 1970 के दशक में यहाँ के व्यवसाय ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आज मुख्य व्यवसायों में इलेक्ट्रॉनिक, रसायन और सेवा क्षेत्र की कंपनी जैसे होटल, कॉल सेंटर, बैंकिंग, आउटसोर्सिंग आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये देश विदेशी निवेश के लिए काफी आकर्षक रहा है। हाल में ही यहाँ की कंपनियों ने विदेशों में अच्छा निवेश किया है। इस देश की तरक्की में ली कुआन यू का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक प्रभावशाली नेता थे। 31 साल तक ये सत्ता में रहे। वे सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे। लगभग 3 दशक तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। सिंगापुर के छोटे बंदरगाह से कारोबार का वैश्विक केंद्र बनाने का श्रेय उनको ही दिया जाता है। वे वर्ष 2011 तक सरकार में सक्रिय रहे। सत्ता पर लगातार पकड़ बनाए रहने के लिए उनकी आलोचना भी की जाती है। उनके शासन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोरता के साथ प्रतिबंध लगाया गया, जहां अदालतों ने उनके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। ली कुआन यू के बेटे ली सिएंग लुंग सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो साथियों, ये कहानी थी सिंगापुर की तरक्की की। लेकिन बात करें भारत की, तो यहाँ आज भी एक बड़ा तबका बेरोजगार है, अशिक्षित है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2900 रुपए है। भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण हुआ। इसके फलस्वरूप 1947 में आजादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने इन्हीं सुनहरी इतिहासों का एक खंडर मात्र रह गई। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद देश में सार्वजनिक उद्योगों और केंद्रीय आयोजनों को बढ़ावा दिया गया। 20वीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया और सन 1991 में भारत को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। आजादी के बाद इन 70 सालों में हमारे देश की क्या स्थिति है, वो सब आपके सामने है। आज हमारे देश के अंदर गरीब गरीब ही है और अमीर अमीर होता जा रहा है। जबकि अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी हमारा देश आज वहीं की वहीं है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए भोजन नहीं है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश को बेरोजगार रूपी दानव ने अपनी चपेट में ले रखा है। यहाँ लगभग 11% लोग आज भी बेरोजगार हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इन 11% लोगों को इस देश में रहने का हक नहीं है? लोग बाग काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। यूं तो गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन गरीबों का सामना भ्रष्टाचारी रूपी दानव से होता है। यहाँ बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता। आजादी के बाद के 70 सालों में यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को जातियों में बांट दिया। यहाँ 50% से अधिक हिंदू रहते हैं, लेकिन वो भी सैकड़ों जातियों में बटे हुए हैं। यहाँ जात पात के नाम पर इस देश की राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं और इस देश के रहने वाले अधिकतम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, देश के बारे में नहीं। जब ये हाल होगा
तो देश का भी ऐसा ही हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।